नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 5 की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारी हलचल हो रही है। अभी यानी कि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल के आदेश पर सुनवाई होनी है। ये याचिका जो है वो शिवसेना ने दायर की है और उन्होंने इस फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती दी है। इसी समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री अपने अहम सहयोगियों के साथ मातोश्री से निकल चुके हैं और मंत्रालय पहुंचे हैं। वहां पर एक कैबिनेट की बैठक होनी है और उधर गुवाहाटी में बागी विधायकों का काफिला बसों के जरिए निकल चुका है होटल से। उन्हें भी मुंबई तक पहुंचना है क्योंकि फ्लोर टेस्ट में उन्हें हिस्सा लेना है। तो ये सारी हलचल एक साथ अलग अलग शहरों में एक ही मुद्दे पर यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति पर हो रही है। तो सबसे पहले शिवसेना की याचिका की बात कर लेते हैं। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा है कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के आदेश में अनुचित जल्दबाजी दिखाई है। मंगलवार रात 10 बजे विपक्ष के नेता राज्यपाल से मिले। ऐसा लगता है, उनका कहना है कि उनकी सलाह पर ही राज्यपाल ने यह फैसला किया है। मुख्यमंत्री की राय लिए बिना राज्यपाल ने यह फैसला लिया है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो शिवसेना ने अपनी इस याचिका में उठाए हैं। इस पर सुनवाई की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन का, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। रवीश, ये जो सुनवाई होनी है, हमारे साथ इस वक्त सुनील सिंह भी जुड़ गए हैं मंत्रालय से, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन पहले रवीश, सुनवाई की स्थिति क्या है, कौन से बड़े मुद्दे हैं इसमें? आज देखिए, बिल्कुल सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। जो वकील हैं दोनों पक्षों के, वो आ चुके हैं और अभी बिल्कुल बेंच जो है वो बैठने वाली है और सुनवाई के बाद पता चल पाएगा कि क्या कल फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र विधानसभा में होगा या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरी याचिका की जो शुरुआत है वो तकरीबन जो है वो आज 11:15 बजे से शुरू हुई, जब अभिषेक मनु सिंघवी गए और उन्होंने ये कहा कि उनकी याचिका बहुत अर्जेंट है, इसको सुना जाए। फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए 5 बजे का वक्त तय किया गया। इससे पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले जो है जो याचिका से संबंधित फाइल थी वो दोनों ही पक्षों को दिया गया। अब उस याचिका में जो कहा गया है उसमें 3-4 बिंदु कहे गए हैं। सबसे पहला उसमें बिंदु ये कहा गया है कि ये जो फ्लोर टेस्ट है वो असंवैधानिक है, न्याय संगत नहीं है। दूसरा उसमें पॉइंट ये रखा गया कि राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस से यानी विपक्षियों से मिलकर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किया है, जबकि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होता है उससे जो है वो सलाह लेकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद से कोई सलाह नहीं लिया, मुख्यमंत्री से कोई सलाह नहीं लिया और उन्होंने विपक्ष के कहने से ये फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला किया। तीसरा उसमें पॉइंट ये कहा गया याचिका में कि जो 39 बागी विधायक हैं उनकी जो है वो मुलाकात अभी तक राज्यपाल से नहीं हुई है। तो आखिर राज्यपाल को कैसे पता चला कि ये सरकार अल्पमत में है? उसमें यह भी कहा गया कि केवल टीवी देखकर और संचार माध्यमों के जरिए ही जो है वो राज्यपाल ने एज्यूम किया कि इस वक्त जो है अल्पमत में सरकार है और इसके बाद में फ्लोर टेस्ट कराने का निर्णय उन्होंने लिया। चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात अंजलि उसमें ये कही गई है कि जो 16 विधायक हैं जिनको अयोग्य ठहराने की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस दिया है बाकायदा डिप्टी स्पीकर को, वो जब तक मामला पेंडिंग है तब तक जो है वो फ्लोर टेस्ट ना कराया जाए, ऐसी बात इस याचिका में कही है। अब देखना होगा अंजलि कि इस मुद्दे पर जो पर्टिकुलर जो 16 विधायकों का मुद्दा है उस पर आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या फ्लोर टेस्ट के बारे में दिशा निर्देश देती है, ये देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील हैं उनका सबसे पहले यहाँ टेस्ट होगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही जो है वो कल महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। यही वजह है कि सबकी निगाहें जो है महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं और कुछ देर में पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में ये सुनवाई होनी है, लेकिन उधर मुंबई में एक अहम बैठक भी हो रही है कैबिनेट की। और सीधा रुख करते हैं मंत्रालय का मुंबई में, जहां पर हमारे सहयोगी हैं सुनील। कौन कौन वहां पहुंच चुका है
और इस बैठक में क्या किया जाएगा, क्योंकि हलचल इस वक्त कई शहरों में हो रही है। हम देख रहे हैं कि गोवा के लिए निकल गए हैं विधायक, हमारे सहयोगी रतनदीप बता रहे हैं, जो बागी विधायक हैं वो फ्लाइट पकड़ रहे हैं गोवा के लिए। यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहां मुंबई में क्या हो रहा है? देखिए, सारा जो विवाद है वो तो मुंबई से ही जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल मंत्रालय में मैं हूँ और मंत्रालय जो है में अभी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। 5 बजे का वक्त है और नेताओं का, मंत्रियों का यहाँ पर, माफ़ कीजिए, मंत्रियों का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया। अभी तक जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो कांग्रेस कोटे से मंत्री ही और एनसीपी के ही अभी तक दिखाई पड़े हैं ज़्यादा। जयंत पाटिल जो हैं वो आ चुके हैं, असलम शेख कांग्रेस के मंत्री वो आ चुके हैं, बाला साहब थोराट हैं, अशोक चौहान हैं, ये सभी मंत्री आ चुके हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। दरअसल आज की जो कैबिनेट मीटिंग है वो जो आम जनता के हितों के लिए, आम जनता के मुद्दों के लिए जो होती है वो तो कल ही मीटिंग हो चुकी थी। लेकिन कल जो है कि अनिल परब जो है कि जो मंत्री हैं उन्होंने 2 से 3 नामकरण का प्रस्ताव रखा। खास करके जो औरंगाबाद जिला है उसका नाम संभाजी नगर होना चाहिए। दरअसल शिवसेना की ही बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन 2.5 साल के उनके अपने शासन में भी वो नाम परिवर्तन नहीं कर पाए थे या यह प्रस्ताव वो कभी लेकर नहीं आए थे, लेकिन कल अचानक से वो प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा उस्मानाबाद जो जिला है उसका नाम धाराशिव होना चाहिए और नई मुंबई जो एयरपोर्ट आ रहा है नया, उसका नाम जो है शिवसेना चाहती थी कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा जाए, लेकिन बीजेपी की जीत थी और स्थानीय निवासियों की जीत है कि वो डीबी पाटिल, दीना बालू पाटिल के नाम से किया जाए, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बहुत, उस एयरपोर्ट के आने के बाद स्थानीय जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके हकों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, तो वहाँ के लोगों का दबाव था। तो ये तीनों जो नामकरण थे ये इतने दिनों तक, 2.5 साल तक कभी शिवसेना ने परिवर्तन करने की नहीं सोची या फिर उसका प्रस्ताव नहीं लाया। उसकी बड़ी वजह थी खास करके जो कांग्रेस है, जो इसमें जो अलाई पार्टी है, वो नामकरण की राजनीति में नहीं जाना चाहती, नाम परिवर्तन की राजनीति में नहीं जाना चाहती। लिहाजा औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने के बहुत ही खिलाफ है वो, और उसके विरोध के चलते ही जो है वो मामला हमेशा से टलता रहा है। लेकिन अब चूंकि स्थिति इस तरह की बन गई है कि महाविकास आघाड़ी सरकार कितने दिन रहेगी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इस पर सवाल उठना शुरू हो गया है। और उन पर जो आरोप लगाया है, खास करके शिवसेना के बागियों ने, उन्होंने भी आरोप लगाया कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर सरकार जाती भी है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर जाए और उसमें जो है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं लेने की या कैडर को ये बताने की कि देखो हमने नाम बदलने, परिवर्तन करना चाहा, औरंगाबाद का नाम संभाजी करना चाहा, इसीलिए कांग्रेस या ने नहीं माना तो हमने सरकार छोड़ दी। ये एक कोशिश है, इसी माना जाए। इसलिए आज की यहाँ बैठक जो है बहुत अहम माना जा रही है कि इसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, ये सिर्फ नाम परिवर्तन के लिए रखी गई है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी कैबिनेट मीटिंग हो। पिछली बार वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, लेकिन इस बार वो खुद यहाँ पर शामिल होने आ रहे हैं। उनके साथ जो मंत्री आदित्य ठाकरे हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। तो अहम मानी जा रही है और बहुत कुछ मोड़ आ सकता, कुछ ऐसा नया आ सकता है इसमें कि जिसको सभी हम लोग सुनील, इसमें कोई शक नहीं कि अहम बैठक है। वहीं जो अभी इस वक्त गतिविधियां हो रही हैं असम में, गुवाहाटी में, उस पर भी थोड़ा रोशनी डालिए कि अगर ये बागी विधायक इस वक्त चल चुके हैं और वो गोवा का रुख कर रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू जा रहे हैं स्पाइस जेट की, तो ये जो मूवमेंट हो रही है विधायकों की, वो किस तरह से अहम हो जाती है, क्या प्लानिंग हो सकती है? सुनील, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सुनील, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जो इस वक्त गुवाहाटी में जो एक्टिविटी हो रही है, जो पूरी मूवमेंट हो रही है बागी विधायकों की, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्योंकि यहां कैबिनेट की बैठक हो रही है, फ्लोर टेस्ट की भी बात हो रही है कि होगा कि नहीं होगा, इस पर भी सुनवाई हो रही है, ये मूवमेंट इस वक्त क्यों अहम है? देखिए, राज्यपाल ने आज सुबह ही पत्र लिखा है राज्य सरकार को और कहा है कि विशेष अधिवेशन बुलाकर आप विश्वास मत लाइए क्योंकि सरकार जो है अल्पमत में आ गई है। ऐसा कुछ निर्दलियों ने भी दावा किया है पत्र देकर और जो मुख्य विपक्षी दल है उन्होंने भी दावा किया है। मामला भले अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि
5 बजे उसकी भी अभी सुनवाई शुरू होनी है। लेकिन यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है, खास करके विधान भवन में जो सूचना है वो भी निकल जा चुकी है और जितने भी सभी विधायक सदस्य हैं यानी विधानसभा के सदस्य हैं सभी को कहा गया है कि कल आप आइए, 11 से 5 के बजे के बीच में वोटिंग होगी। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मान लीजिए अगर आज अगर स्टे नहीं मिलता है, हालांकि राज्य सरकार की कोशिश है, और कल ही बहुमत की नौबत आ जाती है विधान भवन में, तो जो गुवाहाटी में है वो वहाँ से अचानक से पहुँच पाना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा आज दोपहर में ही पहले कोशिश थी कि उनको यहाँ से गुवाहाटी से लाकर गोवा के एक होटल में रखा जाएगा और गोवा से फिर क्या फैसला आता है उस पर यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी आसानी होगी, आसानी से पहुँचा जा सकेगा। लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए टल गया और 5 बजे का समय हो गया, तब उस मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर लिया गया था, लेकिन अब फिर से निकल रहे हैं। तो यही उम्मीद है अभी तक तो कि वो गोवा में जाएंगे और गोवा से ही जैसा भी वक्त तय होगा उस तरह से फिर यहाँ मुंबई आएंगे और फिर वो वोटिंग में जो होगा विश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में फिर हिस्सा लेंगे। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 बजे का वक्त था और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बेंच आ गई है और अब जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला इसकी सुनवाई करेंगे। रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन का, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट पर और इस पूरी सुनवाई पर नजर बनाए हुए हैं। रवीश, ये शाम के 5 बजे का वक्त इसको जो दिया गया है, जाहिर तौर पर दिन खत्म होते होते, वर्किंग डे खत्म होते होते सुनवाई हो रही है, लेकिन अहम था इसलिए आज सुनना भी जरूरी रहा। आज बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज जब 11:15 बजे अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया कि ये बहुत अर्जेंट सुनवाई है, तो उसके बाद में तमाम सारे लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट न तैयार हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने बाकायदा ये कहा कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, चूंकि कल ही जो है फ्लोर टेस्ट है और एक महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं, तो उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। तो उसके बाद में जो शिंदे ग्रुप के जो वकील थे नीरज कौल, उन्होंने ये कहा कि ये कंफ्यूजन पैदा करने की एक कोशिश है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जो वकील पेश किए गए हैं उनकी, और इसमें जो फ्लोर टेस्ट है वो अधिकार है राज्यपाल का और राज्यपाल के अधिकार के तहत ही जो है वो फ्लोर टेस्ट होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूछा कि इसमें पेपर आप कैसे देंगे। फिर ये बात हुई कि 4 बजे तक जो है वो दोनों ही पक्षों को पेपर दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुई और उसके बाद जो 1-1.5 घंटा पहले जो सारे पेपर दिए गए, तो उसमें जो याचिका में जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने जो याचिका दाखिल की, उसमें तमाम सारे पॉइंट्स थे और कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी सलाह से जो है वो राज्यपाल ने फैसला नहीं किया फ्लोर टेस्ट का, और साथ में ये भी कहा गया कि जो 39 बागी विधायक हैं उन्होंने अपनी तरफ से कोई चिट्ठी राज्यपाल को नहीं दी थी कि सरकार अल्पमत में है। और सबसे बड़ी बात कि ये कहा गया इसमें याचिका में कि जो 16 विधायक है जिनको अयोग्य ठहराया जाना है, तो आखिर जो 16 विधायक हैं उनकी खुद की याचिका जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर को नोटिस दे रखा है कि जवाब दिया जाए कि आपने किस बेसिस, किस आधार के ऊपर में अयोग्य ठहराया। तो आखिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा। सुबह जब बहस हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन जरूर जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं उनकी जरूर ये कोशिश रहेगी कि इस मुद्दे को भी जो है वो सुनवाई के दौरान लेकर आया जाए और इस मुद्दे पर देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। लेकिन इसमें और भी तमाम सारे जो है पक्षों के वकील इसमें आ सकते हैं, जैसा कि ये पता लग रहा है कि राज्यपाल की तरफ से भी कोई वकील जो है इसमें सुनवाई के दौरान पेश हो सकता है। तो अभी अब सुनवाई शुरू हुई है अंजलि, और देखना होगा कि अभी ये सुनवाई चलेगी। इसमें तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। पहला ही मुद्दा ये कह दिया गया इस याचिका में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। तो अब देखना होगा कि आखिर ये सुनवाई के दौरान में सरकार की तरफ से क्या दलील रखी जाती है और जो शिंदे ग्रुप के जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या इस बाबत दलील रखी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही ये साफ होगा कि क्या गोवा से जो जहाज है वो महाराष्ट्र की ओर उड़ेगा कि नहीं।
तो इसी की वजह से दिल्ली में भी जो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। महाराष्ट्र राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि आखिर पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास आते रहेंगे, हम अपने दर्शकों को फिलहाल अपडेट दे दें कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि महाअघाड़ी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो आदेश आया है राज्यपाल की तरफ से वो सुपरसोनिक स्पीड से आया है और 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया गया है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के युवक की जो हत्या की गई थी, उस मामले में एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक एक आरोपी जो है रियाज जिसका नाम है, वो पाकिस्तान में कुछ लोगों के संपर्क में था। दरअसल इस आरोपी रियाज के फोन से 10 पाकिस्तानी फोन नंबर मिले हैं। दोनों आरोपी पाकिस्तान के दावते इस्लामी नाम के एक संगठन के संपर्क में थे। इनमें से एक आरोपी 2 बार नेपाल भी गया था, लेकिन किस लिए गया था, क्यों गया था, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। दोनों आरोपी आईसिस के मॉड्यूल से प्रभावित बताए जा रहे हैं। ये जानकारी एनआईए से आ रही है। और इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ मिल गई है। एक ताजा खबर इससे जुड़ी आ रही है। हर्षा, क्या हुआ है, क्या खबर आ रही है? 2 जो मुख्य आरोपी हैं उनके अलावा 5 और लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, और उन्होंने ये बताया है। और इनमें से जो अन्य लोग हैं उनमें से वो भी हैं जिन्होंने इनको पहले थ्रेटन किया था कि जो कन्हैया लाल को पहले जो थ्रेट मिले थे अपने एक नेबर से, उसको भी पुलिस ने पूछताछ किया है। और पुलिस ने बताया है कि 2 मुख्य आरोपियों के अलावा 5 को डिटेन सहित 5 व्यक्तियों को डिटेन किया जा चुका है। जी। साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे, जो एनआईए की इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें इन 2 आरोपी जो हैं, इनके बारे में क्या निकल के आ रहा है और इनके लिंक्स कहां तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान से इनके लिंक्स राजस्थान पुलिस ने भी कंफर्म किया है, क्योंकि इनमें से जो एक है गौस मोहम्मद, वो कराची गया था 2014 में, और दावत इस्लामी से जो पाकिस्तान बेस्ड एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इसके लिंक्स सामने आ रहे हैं। जी, तो हमारी सहयोगी हर्षा हमें जैसे बता रही हैं, कुछ 5 और लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि ये जो आरोपी हैं, इनके ऊपर भी ये शक जताया जा रहा है कि इनके लिंक्स पाकिस्तान से हैं। और ये सिर्फ एनआईए की जांच में ही नहीं, जैसे कि हर्षा बता रही थी कि जो राजस्थान पुलिस है उसकी जांच में भी ये सामने आया है कि इनके कहीं ना कहीं नाते जो है वो पाकिस्तान के एक संगठन के साथ जुड़े हुए, जिसका नाम दावत इस्लामी है, और इनसे ये लगातार संपर्क में थे। करीब 10 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिनके नंबर इनमें से एक के फोन में पाए गए हैं। और इनमें से एक जो आरोपी है उसकी मूवमेंट्स को भी ट्रैक किया गया है, और उसके बाद ये पता चला है कि वो नेपाल भी जाता रहा है। अब बॉर्डर क्रॉस करके वो नेपाल क्यों गया है, इसके बारे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे एनआईए या पुलिस इसकी जानकारी देगी तो यह पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो पता चल रहा है वो ये कि ये जो दोनों आरोपी थे, ये आईसिस के मॉड्यूल से कहीं ना कहीं प्रभावित बताए जा रहे हैं। और पुलिस ने जो और एनआईए ने जो जांच शुरू की, और उसमें ये जांच में उन्होंने पता करने की कोशिश की कि कहां कोई विदेशी लिंक तो नहीं है। और जब इस जांच को आगे बढ़ाया गया है तो अब परतें खुल रही हैं और ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान से ये लिंक हो सकता है। और इसी को जांच को आगे बढ़ाते हुए अब किस किस ने मदद की, किस तरह की मदद की, ये सब पता करने के लिए, और कि कहीं इसमें कोई साजिश कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्या इसकी प्लानिंग की जा रही थी, इस प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, इसे एग्जीक्यूट करने में, इस जघन्य अपराध को करने में किस किस ने मदद की है, ये सब जानने के लिए, चाहे वो मदद पैसे की हो या किसी तरह से दूसरी मदद हो, ये सब जानने की कोशिश एनआईए कर रही है। और इसी
जिसके चलते जो वो अब आगे जांच को बढ़ाया गया है उसमें पता चल रहा है कि 5 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि ये जो पूरा मामला हुआ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तब की हैं जब इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया, जब पुलिस इनको पकड़ने के लिए गई है और राजसमंद में इन्हें पकड़ा गया है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने इन्हें तब धर दबोचा। ये कल ही हुआ है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हर्षा, इन्वेस्टिगेशन जो है जाहिर तौर पर उसमें परतें खुलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, बातें कुछ सामने आ रही हैं, तो ये जो आईसिस से प्रभावित होने की बात कही जा रही है वो किस वजह से हो सकती है? कोई पैटर्न को देख करके क्या लगता है आपको? देखिए, जो आईएसएस और दूसरा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित होने की बात मुख्यमंत्री ने भी कही है और जो डीजी पुलिस है उन्होंने तो साफ कह दिया है कि दावत इस्लामी के साथ इनका लिंक है। गौस मोहम्मद जो है उनमें से एक आरोपी है, वो कराची गया था और जो पुलिस सोर्सेज ने बताया है वो ये भी है कि ये दोनों नेपाल गए थे और इनके फोन से जो डेटा कॉल है पाकिस्तान से वो भी सामने आए हैं। अब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर आप क्राइम देखेंगे, एक प्री प्लान्ड क्राइम है। वो विक्टिम को जानते नहीं हैं लेकिन वो थ्रेट्स देते हैं, सोशल मीडिया पे क्राइम करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और क्राइम के बाद में हथियार को दिखाते हुए, ऐसे करके दोनों बैठ के हथियार को दिखाते हुए और वापस कहते हैं कि हम ऐसे और क्राइम करेंगे। यानी कि क्राइम का मकसद है टेरर, दहशत फैलाना। ये जैसे कह रहे हैं एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट इसलिए कर रही है क्योंकि ये टेरर अटैक अब पुलिस मान के चल रही है कि ये टेरर अटैक है, दहशत फैलाना है। सिर्फ उदयपुर में एक आदमी को मारना नहीं है, ऑल इंडिया इसका इम्पैक्ट करना है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और मतलब इस तरह से क्राइम को दिखाना सोशल मीडिया पे, इसका जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं आईएस इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। लेकिन लिंक्स हैं कि नहीं आईएस से, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन दावत इस्लामी से साफ लिंक्स राजस्थान पुलिस ने उसकी पुष्टि कर दी है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हर्षा हमें बता रही थी कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है। उधर आज कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार हुआ है जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। वहीं इन सब के बीच मृतक कन्हैया लाल की पत्नी यशोदा ने एनडीटीवी को बताया कि वारदात के पहले क्या क्या हुआ था। यशोदा ने बताया कि उनके पति कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जब किया उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इसके बाद कई दिन तक उन्होंने काम छोड़ दिया था। कुछ घंटे के लिए वो काम पर गए थे, तभी 2 व्यक्ति ग्राहक बनकर आए। नाप देने के बहाने उन पर हमला कर दिया गया। जसोदा जी, कितना छोटा छोटा है आपका बच्चा? एक 18 साल का, एक 21 साल का। अब उनका क्या सहारा है? अब मेरे को क्या पता, भगवान का सहारा है। आपके पति पहले चिंतित थे क्या? दुकान पे नहीं जा रहे थे? कितने दिन से काम पे क्यों नहीं गए और क्या बोला? 7 बजे तो घर आ जाते, रात को 10 बजे आते थे तो 7 बजे आने लग गए। और पहले एक हफ्ते से नहीं गए थे या गए थे? नहीं गए थे, जा रहे ही नहीं थे। और जिस दिन गए ये हो गया? कल ही तो गए, कल की तो बात है ये। अच्छा, कल ही गए थे, तभी हो गया। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मामले को पूरी गंभीरता से वो ले रहे हैं और षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा। उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों का खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उदयपुर में एक निर्दोष युवक की दिन दहाड़े निर्मम हत्या से स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार की शय व तुष्टीकरण की नीति के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसी की परिणति में यह घटना हुई है। राज्य सरकार की इसी नीति के कारण प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद व हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई है। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर हिंसक बयान दिया है, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा।
उधर इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। राजस्थान के शहर उदयपुर में एक वाकया पेश आया। जमीयत उलेमाए हिंद हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी काम के करने की मुखालफत करती है। हम इस वाकये की भी मदम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है और ऐसा अमल करना मुल्क के अंदर अमन व अमान को तहोबाला करने वाला है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा से भी बातचीत की। हमारे साथ है उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा। जिस तरह की घटना उदयपुर में हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, घटना की मैं पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूं और मैं मेरे क्षेत्र के निवासियों से, आम जन से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और घटना में जो 2 दोषियों को पकड़ा गया है, लेकिन इसके पीछे और लोगों का हाथ हो सकता है, उसके तह में जाए। और एनआईए की टीम वहाँ पहुंची है। आप देखते हैं आगे क्या उसका रिजल्ट आता है। लेकिन इसके तह में जाकर जो इसमें सहयोग करने वाले लोग हैं, संगठन हैं या जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार ने तुरंत दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है, कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने वहाँ मतलब प्रशासन जो कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? देखिए, वो घटना घटित होने के बाद जो कार्रवाई हुई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पूर्व जब पुलिस के संज्ञान में ये बात आई थी, कन्हैयालाल ने प्रार्थना पत्र दिया था कि मुझे धमकी मिल रही है, और जिस तरह से 17 तारीख का वीडियो जो उन दरिंदों ने जो वायरल किया है, उस पर अगर पुलिस संज्ञान में लेती तो ये घटना नहीं होती। कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हालात खराब हुए वो कहीं न कहीं बीजेपी की जो एक हिंदू मुस्लिम की नीति है, उसका नतीजा ये हो रहा है। देखिए, ये तो उनका इस तरह का आरोप लगाना एकदम गलत है और मैं समझता हूँ कि सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, जो टेलीविजन चैनल में आई थी, आपको लगता है कि ये सब धार्मिक भावना है कि नतीजे के तौर पर दिखा है? देखिए, नूपुर शर्मा जी का क्या बयान था, क्या नहीं था, वो तो बहुत पुरानी बात है। और बच्चे ने जब गलती से उस पिक को हटा भी लिया, कर भी लिया, बात हो गई, तो फिर ये घटना नहीं होनी चाहिए थी ना। तो इसके लिए तो मतलब दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये थे बीजेपी के सांसद अर्जुन लाल मीणा, जिनका ये कहना है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर पुलिस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और उदयपुर से एसपी मनोज कुमार हैं, उनसे बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम उदयपुर पहुंच चुके हैं और उदयपुर में हम उसी मौकाए वारदात के नजदीक हैं जहां पर ये जघन्य हत्याकांड हुआ है। क्या है ताजा अपडेट, बात करेंगे मनोज कुमार जो कि एसपी हैं उदयपुर के। मनोज जी, क्या अपडेट है, ताजा स्थिति आपके नियंत्रण में है? बिल्कुल, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और हमारे पुलिस अधिकारी और सारे यहाँ शहर में लगे हुए हैं और स्थिति एकदम नियंत्रण में है, बल्कि कर्फ्यू की पूर्ण पालना कराई जा रही है और उदयपुर शहर में हमने कर्फ्यू लगा रखा है, पूर्ण पालना की जा रही है। मनोज जी, जो दोनों आरोपी थे उनको आप लोगों ने पकड़ लिया है? जी, आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। मनोज जी, 10 तारीख को कन्हैयालाल को आप लोगों ने अरेस्ट किया था पोस्ट करने के लिए, नूपुर शर्मा को लेकर के। उसके बाद फिर आप लोगों ने, जब वो निकल के बेल में आए, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने आप लोगों को बताया भी उनको धमकियां मिल रही थी। फिर आप लोगों ने सबके साथ बैठा करके पंचायत करवा करके उनको संतुष्ट करके भेजा। वो पूरी जानकारी बताइए, क्या है? उन्होंने एप्लीकेशन दी थी थाने में, थाना स्तर पर ही दी थी और थाना स्तर पर ही एक जांच अधिकारी नियुक्त करके और इनको दोनों पक्षों को, मतलब जो अपरिवादी पक्ष है उसको बुला के और बात वो की गया कि पूछताछ की गई। तो दोनों पक्षों ने ही अपनी तरफ से कि हम पड़ोसी हैं, हम किसी की कार्रवाई नहीं चाहते, ये लिख के दिया गया है। ये सारी कार्रवाई थाना स्तर पे हुई है। तो जो लोग धमकी दे रहे थे कन्हैया लाल जी को, क्या वही लोग जिन्होंने हत्या की? नहीं,
वो जिसके लिए वो लेके आए थे वो थे जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। वो तो शामिल है। तो ये दोनों अलग से कहीं से आए, ये कहाँ के रहने वाले जो दोनों आरोपी हैं? उदयपुर के ही रहने वाले हैं। उदयपुर के रहने वाले हैं। तो उनको आपने कहाँ से पकड़ा सर इनको? राजसमंद जिले से, भीम से। ये भाग गए थे? हाँ, यहाँ से भाग गए थे, लेकिन हमने हमारे स्तर पे और मुखबिरी से और सारा इनको ट्रेस करके और राजसमंद जिले की पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। मनोज जी, आखिरी सवाल, क्या ये जो दोनों जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनका कोई किसी टेरर ग्रुप से भी संबंध है? जांच में क्या आप लोगों के सामने आ रहा है? अभी इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। थैंक यू। क्या पोस्टमार्टम हो गया है सर? हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है और आगे कार्रवाई उसकी जारी है। क्या परिवार से आप लोग संपर्क में हैं? परिवार क्या आप लोगों के साथ दे रहा है? क्या क्रिमेशन करा रहा है? कैसे क्या सहयोग चल रहा है आप लोगों का परिवार के साथ? परिवार से हम शुरू में ही संपर्क में है। परिवार वालों के ही सहयोग से जो डेड बॉडी है वो वहाँ से हटा के और मोर्चरी में रखवाई गई थी, और अभी भी परिवार वालों के सहयोग से ही और उनके द्वारा रात को FIR भी दर्ज कराई गई है और उनके पंचायतनामा की कार्रवाई करके और वहाँ उनके सहयोग से ही चल रहा है कार्य। तो मनोज कुमार SP उदयपुर बता रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है, पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ उदयपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा और 6 अगस्त को ही वोटों की गिनती की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, क्या होगी प्रक्रिया? देखिए, प्रक्रिया के मुताबिक चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कार्यक्रमों का। चुनाव आयोग ही इस चुनाव का संचालन करता है। इसके बाद 19 तारीख तक इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा अगर जरूरी हुआ, और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है दोनों ही इसमें मत डालते हैं, यानी कुल मिलाकर के 788 सांसदों का मत इसमें होता है। इसमें जो राज्यसभा के मनोनीत सांसद होते हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। गुप्त मतदान होता है, इसके लिए कोई व्हिप जारी नहीं हो सकती है। और अब ये देखने की बात होगी कि क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए को चुनौती देता है, क्योंकि जहां तक संख्या का सवाल है एनडीए के पास अपने पर्याप्त से भी कहीं ज्यादा संख्या है अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनवाने के लिए। और जहां तक नामों का सवाल है, कई सारे नामों की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी इसके लिए चला है। इसके साथ साथ ये देखने की बात होगी क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और जो प्रश्नकाल होता है अमूमन उसका संचालन वही करते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे कि संसद की कार्यवाही का भी अनुभव हो, तो ये देखने की बात होगी कि कब तक उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान एनडीए की ओर से होता है और क्या विपक्ष संख्या न होने के कारण सर्वानुमति बनाएगा या फिर चुनौती देगा। हालांकि संभावना इसी बात की है कि विपक्ष भी अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा करेगा। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में दे रहे थे ज्यादा जानकारी। इस वक्त ले रहे छोटा सा ब्रेक। कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शिवसेना की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें दे रहे हैं। उनका कहना है कि 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट करना गलत रहेगा। क्यों, ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। ये बताइए रवीश, क्या वजह है कि मनु सिंघवी कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट ना हो, क्या दलील दे रहे हैं वो? आज देखिए, सबसे बड़ी उनकी दलील जो है वो अभी तक की सुनवाई में दो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो उनका ये कहना है कि जो 16 विधायकों के अयोग्यता का मामला जो पेंडिंग है, उस मामले को निपटाने के बाद ही जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये तर्क रखा कि जो 34 विधायकों का पत्र है उससे ये साबित होता है कि उनका जो एक्ट है वो किस तरीके से सरकार के खिलाफ में है। तो
वो एक उन्होंने दलील दी, लेकिन उसके ऊपर में जो कोर्ट है उसका ये कहना था कि भाई अयोग्य करार दिए जाने का जो मसला है उसका फ्लोर टेस्ट से क्या संबंध है। ये कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा। सिंघवी ने उसका जवाब ये दिया कि एक तरफ कोर्ट ने अयोग्यता की कार्रवाई को रोक दिया है, दूसरी ओर विधायक कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोट देने जा रहे हैं, तो ये एक सीधा सीधा विरोधाभास है। अब जो सुनवाई है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये उदाहरण दिया कि बोमई और शिवराज मामले के बारे में उनकी समझ ये है कि इन मुद्दों को राज्यपाल के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता है। फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां ये तय किया जा सकता है कि बहुमत किसके पास में है। तो ये सारी अभी जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी उसमें कहा है कि मान लीजिए अगर कोई सरकार जानती है, उसे पता है कि उसने सदन में बहुमत खो दिया है, तो राज्यपाल को अयोग्यता नोटिस के भाग्य का इंतजार न करके आगे बढ़कर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश वो दे सकता है, ऐसा कि कोर्ट ने बोला है। फिर सिंघवी ने उसका जवाब ये दिया कि राज्यपाल ने उन्हें भेजे गए पत्रों की सत्यता जांचने की कोशिश तक नहीं की, यानी राज्यपाल ने जल्दबाजी में फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया है। सिंघवी ने यह भी आर्गुमेंट दिया कि राज्यपाल अस्पताल से लौट कर आए और फिर एक शाम को उन्होंने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की और उसके बाद में उन्होंने फ्लोर टेस्ट करने का निर्णय सुना दिया। तो कहीं ना कहीं इस तथ्य को जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को देखने को कहा है। तो अभी फिलहाल जो है वो जो दलील है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से, जो शिवसेना की ओर से जो वकील हैं उनकी चल रही है। अभी देखना होगा कि आखिर जो है वो जो शिंदे ग्रुप है उसके वकील उनके वकील की क्या दलील होती है। सिंघवी ने अभी फिर एक ये कहा कि क्या ये सारे कानून संविधान पीठ के फैसले और 10वीं अनुसूची का मजाक नहीं बन रहा है। उन्होंने जो इस पूरी सुनवाई में एक दलील दी। सिंघवी ने ये भी कहा कि ये लोग एक असत्यापित ईमेल भेजकर सूरत और फिर गुवाहाटी जाते हैं कि उन्हें स्पीकर पर कोई भरोसा नहीं है। 10वीं अनुसूची की शक्ति का प्रयोग करने से स्पीकर को रोकने के लिए जो है वो ये सब किया है। अब कोर्ट ने फिर उनसे ये पूछा है लेकिन वर्तमान मामले में वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष को सरकार बनानी चाहिए। सिंघवी ने फिर इनका जवाब देते ये कहा कि सिर्फ यही कहते हैं कि वो असंतुष्ट हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। अगर एक निर्दलीय भी किसी पार्टी में शामिल होता है तो दल बदल के दायरे में आता है। तो निश्चित तौर पर इसमें अंजलि दो तर्क जो है जो अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका में भी वो कहा गया है। सबसे पहला तो ये है कि जो 16 विधायक हैं जो दल बदल के कानून की याचिका भी पेंडिंग है, उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करे, यानी 11 तारीख के बाद में। और उस दूसरा ये है कि जो 34 विधायकों ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर उन्होंने सवाल खड़े हैं। तो अभी फिलहाल दो तर्कों के आधार पर उन्होंने अपनी जो दलील है वो दी है। अब देखना होगा कि शिंदे ग्रुप के वकील की क्या दलील होती है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बिहार में AIMIM के 5 विधायक हैं, जिनमें से प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान को छोड़कर चारों विधायक अब आरजेडी में आ गए। इन चारों विधायकों को तेजस्वी यादव खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चेंबर में लेकर आए। ये 4 विधायक हैं शहनवाज आलम, इजहार असफी, अंजार नाइमी और सैयद रुकनुद्दीन अहमद। इसी के साथ बिहार विधानसभा में आरजेडी अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं। जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से, रुकनुद्दीन अहमद जो 22 से जो है जो AIM में थे, यानी AIM को 5 सीटें मिली थी, जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकार्यता दी है।